उन्हें लगता है कि ये तो उनके ही साथ का आदमी है, उन्हें भगवान बना लेते हैं। सुपरस्टार जो कि अपनी मूवीज में कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि वो असल लाइफ में कॉमन मैन नहीं होते, लेकिन उनके प्यार का बदला उन्हें इस तरीके से मिलता है, एक फैन को जो कि अपने सुपरस्टार को चाहता था एकदम भगवान की तरह। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि हाँ, अगर आप किसी को पसंद करते हैं आप उससे एडमायर होइए, लेकिन उसका डाई हार्ट फैन कभी मत बनिए। इंसान इंसान है, इंसान से गलतियां होती है और कभी भी वो 100% सही नहीं हो सकता। आपके लिए आपकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, आपके अपने काम। सोशल मीडिया में फाइट करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जिस सुपरस्टार के लिए आप फाइट कर रहे हो शायद आप उसके लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते। वो दिन था 9 जून 2024 का। इस दिन चित्रदुर्गा से 200 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में एक जगह, बेंगलुरु के कामाक्षी पल्ल्या नाम की जगह में एक बिल्डिंग के पास एक डिलीवरी बॉय जा रहा होता है। तभी वो नाले के किनारे कुछ कुत्तों को देखता है जो कि किसी चीज को नोच कर खा रहे थे। जब वो उस चीज को पास में जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि दरअसल ये चीज कोई और नहीं बल्कि एक लाश है। जैसे ही वो उस लाश को देखता है वह तुरंत ही समझदारी दिखाते हुए पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है। पुलिस की एक टीम अब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस जगह पर पहुंच जाती है। पुलिस उस डेड बॉडी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। अब पुलिस जो कि उसकी पहचान करना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस को डेड बॉडी को देखकर काफी ज्यादा दिक्कत जाती है क्योंकि वह उसकी पहचान नहीं कर पाती। बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। हालांकि बॉडी की एनालिसिस करने के बाद ये पता चलता है कि जो आदमी की ये बॉडी है उसकी उम्र 30 से 35 साल के बीच की है। इसकी मौत 24 घंटे से ज्यादा इसकी मौत के हो चुके हैं। अब ऐसे हालात को देखते हुए पुलिस सबसे पहले अपनी पुलिस डिपार्टमेंट का हेल्प लेती है। वो ये बात पता करती कि आसपास से किसी पुलिस स्टेशन में कोई ऐसी रिपोर्ट तो दर्ज नहीं कराई गई है कि किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट हो, और ये बॉडी जो नाले के किनारे मिली हुई थी ऐसी संभावना थी कि पानी के साथ होकर हो सकता है बहकर आई होगी। अब पुलिस को जब जांच करने के बाद पता चलता है कि दरअसल पास में ही एक एरिया के पुलिस स्टेशन में एक 33 साल के आदमी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है जो कि उसकी मां ने करी है। उन्होंने बताया कि शनिवार 8 जून से उनका बेटा गायब है। उसका मोबाइल फोन भी अब स्विच ऑफ आ रहा है और ये एक गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी मां ने दर्ज कराई थी। अब पुलिस सीधे ही उस लेडी से मिलती है और उस लेडी को हॉस्पिटल ले जाती है और नाले से मिली हुई इस लाश की पहचान करवाती है। लाश पर मौजूद कपड़े और लाश को देखकर वो औरत चौंक जाती है, वह चिल्लाकर रोने लगती है। दरअसल ये लाश उन्हीं की बेटे रेणुका स्वामी की थी। रेणुका स्वामी जो कि अपोलो फार्मेसी की एक मेडिकल शॉप में काम किया करते थे और रोज की तरह वह शाम को अपनी जॉब में गए थे, लेकिन 8 जून से उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था लेकिन वे इसकी पहचान नहीं लगा पाए थे। अब यहाँ पर रेणुका की मौत कैसे हुई ये बात अभी भी पता नहीं चलती है। अब सबका पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई जाती है। पोस्टमार्टम करने के बाद रिपोर्ट ऐसी निकल कर आती है जो सबको चौंका देती है। उससे कई सारे खुलासे हुए थे जिससे कि इस केस ने काफी अलग ही रुख अपना लिया। और यही नहीं, कुछ लोगों ने आकर आगे ऐसे कदम उठाए जिसके कारण किसी इंसान की ओवर स्मार्टनेस के कारण वो इंसान पकड़ा गया। वो इंसान था कौन हम समझते हैं इस कहानी में आगे, और कैसे उसकी ओवर स्मार्टनेस के कारण वो ही पकड़ा गया। तो हम बात करें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफी ज्यादा दर्दनाक थी। दरअसल रेणुका स्वामी को पीट पीट करके मारा गया था, यानी कि मृत्यु के पहले उसे टॉर्चर किया गया था। यही नहीं, उसकी जबान काट दी गई थी, उसे बेल्टों से मारा गया था, यहाँ तक कि उसे इस तरीके से हैरेस किया गया था कि उसका जबड़ा टूट चुका था। उसके शरीर में कई सारे चोट के घाव थे। रेणुका स्वामी जो कि मेडिकल शॉप में एक छोटा सा काम करने वाला एक नॉर्मल सा इंसान था, एक सीधा साधा इंसान था। इससे पहले रेणुका स्वामी के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके की क्रिमिनल गतिविधियों की कोई भी रिपोर्ट नहीं थी, ना ही उसके खिलाफ कभी किसी ने कंप्लेंट दर्ज कराई और ना ही कभी उसकी कोई दुश्मनी थी, ना उसका किसी के साथ झगड़ा था। पर एक बात जो यहाँ पर है, आखिर एक सीधा साधा इंसान की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है और आखिर ऐसा काम उसके साथ कौन कर सकता है? ऐसी कौन सी घटना थी जिसके कारण रेणुका स्वामी के साथ ये हुआ और वो आखिर था कौन जिसने रेणुका स्वामी के साथ ये किया? अक्सर ये सोचा जाता है कि ऐसी घटना शायद किडनैपिंग की भी हो सकती है या फिर औरतों की, लेकिन रेणुका स्वामी का बैकग्राउंड भी इतना ज्यादा खास नहीं था। ना वो रिच था, वह एक मिडिल क्लास फैमिली से था और नॉर्मल अपना काम करके पैसे कमाया करता था। हालांकि ये एक नॉर्मल सी घटना जैसी थी क्योंकि ये कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं था, तो मीडिया भी इस पर ध्यान नहीं देती है और इसे इग्नोर कर देती है। पर तभी एक आदमी के तार इस केस से कुछ ऐसे जुड़ते हैं जिसके बाद ये केस लाइमलाइट में आ जाता है, क्योंकि वो आदमी कोई नॉर्मल नहीं बल्कि एक फेमस पर्सनालिटी था। और साथ ही साथ उस आदमी से तार जुड़ने से पहले कुछ अजीब सी घटनाएं घटित हुई थी जो कि शॉक करने वाली थी, या कह सकते हैं कि चमत्कारी घटनाएं जैसी। दरअसल ये केस भी दूसरे नॉर्मल केस के ही तरह था, लेकिन दूसरे ही दिन 3 लोग पुलिस स्टेशन में आते हैं। हालांकि अभी तक पुलिस के पास इस केस से रिलेटेड कोई भी सबूत नहीं था कि वो किस तरीके से कातिल तक पहुंचेंगे। 10 जून के दिन उसी पुलिस स्टेशन में अचानक से 3 लोग आते हैं और वे स्वीकार करते हैं कि ये मर्डर उन्हीं ने किया है। ये पुलिस के लिए एक चमत्कार की तरह था, क्योंकि अगर ये लोग पुलिस स्टेशन में नहीं आते तो शायद पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि पुलिस के पास अभी तक ऐसे कोई भी सबूत नहीं थे जिसके जरिए वे इसके कातिल को पकड़ा सके। लेकिन अब सामने से आरोपी आकर स्वीकार कर रहे हैं कि वे ही क्रिमिनल है और उन्हीं ने ही इसे मारा है। यह एक चमत्कार की तरह ही था। ये 3 लोग होते हैं केशव मूर्ति, कार्तिक और राघवेंद्र। ये कहते हैं कि दरअसल रेणुका स्वामी का मर्डर इन्हीं ने ही किया है। अब पुलिस एक सवाल करती है कि आखिर इस वारदात के पीछे मोटिव क्या था। तब वे तीनों बताते हैं कि दरअसल पैसों के लेन देन के कारण उन्होंने इसे मारा है। ये केस एक नॉर्मल सा नजर आ रहा था, पर तभी उस थाने में पहुंच जाते हैं वहाँ के एसपी। उन्हें काफी ज्यादा अचंभित कर रहा था कि कैसे अपराधी आकर
आकर खुद का गुनाह कबूल कर रहे हैं और वे अब यहाँ पर एक अलग कदम उठाते हैं। वे अब तीनों को अलग अलग तरीके से पूछताछ करते हैं। वे उनसे पूछते हैं कि बताओ आखिर वारदात क्या हुई थी, इसके पीछे क्या क्या घटना थी, सब कुछ बताओ। और यहाँ पर हैरान कर देने वाले बयान सामने आ रहे थे। कत्ल का समय, कारण, जगह तीनों ही अलग अलग बता रहे थे। यानी ये बात साफ थी कि इन्होंने मर्डर नहीं किया है, बल्कि इन्हें तो भेजा गया है या फिर ये किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ये झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो तीनों के बयान ही मैच करने चाहिए थे, जो कि अभी अलग अलग हैं। एसपी समझ चुके थे ये तीनों झूठ बोल रहे हैं और अब ये क्यों झूठ बोल रहे हैं, इसके लिए अब पुलिस तीनों के कॉल डिटेल को निकलवाती है। अब पुलिस की टीम जब इनकी कॉल डिटेल को चेक करती है तब उन्हें एक कॉमन नंबर मिलता है जिससे तीनों की पिछले दिनों से लगातार बातचीत हो रही थी। और जब पुलिस उस कॉमन नंबर की डिटेल निकलाती है तो हैरान कर देने वाली राज सामने आते हैं। दरअसल ये नंबर किसी आम इंसान के नहीं बल्कि एक तमिल सुपरस्टार, जिन्हें चैलेंजिंग सुपरस्टार भी कहा जाता है, दर्शन, उनका ये नंबर निकलता है। अब इतने बड़े फिल्म स्टार से इन क्रिमिनल का क्या संबंध था, इस सवाल का पता करने के लिए अब पुलिस जो कि उनकी लोकेशन को निकलवाती है। पिछले 2 दिनों से दर्शन की मोबाइल की लोकेशन कहाँ का थी उसकी डिटेल निकलवाती है और उन्हें पता चलता है कि दरअसल पिछले 48 घंटों में इन तीनों की कई बार मुलाकात हुई है और पिछले 48 घंटों में इन कातिल और सुपरस्टार दर्शन की लोकेशन एक ही थी, यानी ये लोग साथ में ही थे। रेणुका स्वामी का मर्डर हो जाना, 3 लोग आकर अपने गुनाह को खुद कबूल करते हैं और फिर उनका इतने बड़े फिल्म स्टार से संपर्क होना एक काफी ज्यादा उलझा देने वाली बात थी। और ये केस अब एक नई दिशा की तरफ बढ़ चुका था क्योंकि अब तीनों के बयान अलग अलग थे, इसलिए एसपी अब अपना दूसरा रूप दिखाते हैं। वे थोड़ी कड़ाई से इनसे पूछताछ करते हैं तो उनमें से एक आदमी टूट जाता है और फिर वह कुछ ऐसे राज बताता है जिससे कि पूरे का पूरी दक्षिण या फिर साउथ इंडस्ट्री हिल जाती है। हम बात करें मीडिया या फिल्म इंडस्ट्री, हर तरफ तहलका मच जाता है। उस आदमी ने ऐसे राज बताए जिसके बारे में लोग कभी भी सोच नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। आखिर ये कैसा राज था और दर्शन का इस केस के साथ कैसे कनेक्शन है, समझते हैं इस कहानी में आगे। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। गाइस समझते हैं इस पूरे केस को। अब क्योंकि इस केस में आया है दर्शन का नाम तो हम थोड़ी से दर्शन के बैकग्राउंड को समझते हैं। दर्शन जो कि एक सुपरस्टार है और अक्सर ये कंट्रोवर्सी में रहे हैं पिछले कुछ सालों में। दर्शन जिनकी शादी 2003 में विजय लक्ष्मी के साथ हो जाती है, बाद में इन दोनों का खुशहाल परिवार में इनका बेटा आता है। समाज में इन्हें एक हैप्पी कपल की तरह देखा जाता था, लोगों का कहना था ये लोग काफी ज्यादा खुश हैं। पर शादी के कुछ सालों बाद इनके बीच अब कलह मचने लगती है। हालात इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि 2011 में दर्शन के ऊपर उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी जो कि उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर और होम वायलेंस जैसे केस को दर्ज कराती है। उनका कहना था कि दर्शन उनके साथ मारपीट करते हैं और उन्होंने उसे जान से मारने की भी कोशिश करी है। इस घटना के बाद दर्शन को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा गया था। यही नहीं, साल 2016 में उनकी वाइफ दर्शन के ऊपर ऑब्जेक्शनल बिहेवियर का आरोप लगाती है। उन्होंने एक और कंप्लेंट जो दर्शन के ऊपर दर्ज कराई थी, पर बाद में उन्होंने बातचीत करके इस केस से विड्रॉ करा लिया। फिर इसके बाद आ जाता है साल 2021 जहां पर दर्शन के ऊपर मैसूरू के एक वेटर के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगता है। बताया गया था कि इस घटना की सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करवा दिया गया था, यहाँ तक कि वेटर को 50,000 का कंपनसेशन दिया गया और इस मामले को वहीं पर रफा दफा कर दिया गया। फिर आ जाता है साल 2022 जहां पर एक फिल्म प्रोड्यूसर जिनका नाम भारत था, उन्होंने दर्शन के ऊपर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। उन्होंने दर्शन के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी थी। फिर आता है नवंबर 2023 का समय जहां पर दर्शन के पड़ोसी ने दर्शन के ऊपर आरोप लगाया कि कैसे उनका दर्शन के साथ पार्किंग को लेकर विवाद है और इस विवाद के ऊपर दर्शन ने अपने कुत्तों के जरिए उनके पड़ोसी पर हमला करवाया था। हालांकि इसमें दर्शन के ऊपर FIR भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन आपसी समझौते के बाद इसे भी खाली कर दिया गया। पर सवाल ये उठता है कि एक सुपरस्टार जो कि काफी ज्यादा कामयाब है और इसकी एक सुंदर बीवी है, उसका अपना परिवार है, पर यह खुशहाल परिवार आखिर टूट क्यों रहा है और इसके पीछे कुछ और बड़ी वजह थी। दरअसल बताया जाता है कि इसके रिश्तों के बीच आने वाली खटास या फिर टूटने का कारण एक लड़की थी जिसका नाम था पवित्रा गौड़ा, जो कि 10 साल पहले दर्शन से मिली थी। पवित्रा गौड़ा जो कि पेशे से एक फैशन डिजाइनर थी और फ्यूचर एक्ट्रेस की तरह देखी जा रही थी। पवित्रा गौड़ा जिनका सपना था फिल्म में आने का, वे काफी ज्यादा कोशिश करती हैं लेकिन उन्हें फिल्म नहीं मिल पाती। फिर उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद पवित्रा की एक बेटी भी होती है, लेकिन पवित्रा का परिवार नहीं चल पाता। पवित्रा और उसके हस्बैंड के जो बीच का रिश्ता था वह टूट जाता है। कुछ वाद विवाद होने के बाद पवित्रा अपनी बेटी के साथ अलग रहना शुरू कर देती है। बताया जाता है कि दर्शन जिसे अपनी फिल्म के लिए एक नई एक्ट्रेस की तलाश थी और तब उसे मिलती है पवित्रा। बात चल रही थी कि वो मूवी पवित्रा को मिलने वाली थी, लेकिन कुछ रीजंस के कारण वो फिल्म पवित्रा को नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर दर्शन और पवित्रा की मुलाकात हो जाती है। ये वो ऐसी मुलाकात थी जिससे पवित्रा दर्शन के काफी ज्यादा करीब आ जाती है। वो दिन था जहाँ से इनके बीच का रिलेशन शुरू हुआ था और सब कुछ अंडरग्राउंड था। पर आग तब लगती है जब पवित्रा अपनी बेटी के बर्थडे की एक वीडियो को शेयर करती है। दरअसल नवंबर 2023 में पवित्रा अपनी बेटी खुशी के बर्थडे के दिन एक वीडियो को शेयर करती है जिसमें हम देखते हैं उसके पिता को या फिर कहें स्टेप फादर को, जो थे दर्शन द राइजिंग सुपरस्टार। इस वीडियो में साफ देखा गया था कि कैसे दर्शन जो केक कटवा रहे हैं और वह उस लड़की के साथ डांस भी कर रहे हैं। ये वो वीडियो थी जिसने उस रूमर्स को बढ़ावा दे दिया जिसमें कहा जा रहा था कि 2015 में कैसे दर्शन का चक्कर पवित्रा से चल रहा है। और इस रूमर्स की पुष्टि इस रील के साथ हो गई जहां पर पवित्रा ने इस रील को पोस्ट किया था।
ये वही रील थी जिसके जरिए पवित्रा ने अपने और दर्शन के बीच का जो रिलेशन था उसे पब्लिकली कर दिया, यानी कि अब उन्होंने इसे पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया था। ये रील अचानक से वायरल हो गई और ये बात सामने आ गया कि शादी होने के बाद भी दर्शन का पवित्रा के साथ 10 सालों से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इस वीडियो को देखकर दर्शन की अपनी वाइफ विजय लक्ष्मी भड़क जाती है और अब वह पवित्रा के ऊपर कई सारे सवाल उठाती है। वो उन्हें उनके कैरेक्टर से जज करती है। यही नहीं, उन्होंने इस पिक्चर को पोस्ट किया और इस कैप्शन के साथ, पर एक मिनट, हम तो बात कर रहे थे रेणुका मर्डर केस की, नाले में मिली रेणुका की लाश का आखिर इन सबसे क्या संबंध है? रुको, समझते हैं इस केस का कि आखिर कैसा संबंध है इन सब चीजों से। इस पूरी घटनाक्रम की शुरुआत इन सारी घटनाओं से ही शुरू हुई थी। गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि साउथ इंडियन में एक्टर्स को कैसे भगवान की तरह पूजा जाता है। लोग इनके मंदिर बनवाते हैं, इन्हें दूध चढ़ाते हैं एकदम भगवान की तरह। उनकी मूवीज को एकदम त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। अपना हर एक स्टार का अलग फैन बेस है। उन्होंने उनको उनके नाम भी दिया है, जैसे कि प्रभास को डार्लिंग, अल्लू अर्जुन को स्टाइलिश अल्लू अर्जुन, स्टाइलिश स्टार। इसी तरीके से दर्शन की भी अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है। उनके अलग अलग फैन क्लब्स हैं जो कि सोशल मीडिया में उनके पेज चलाते हैं। और यही कारण था कि पवित्रा और विजय लक्ष्मी के भी सोशल मीडिया में जो भी चल रहा था उनसे उनके फैन डायरेक्ट कनेक्टेड थे। विजय लक्ष्मी जो कि दर्शन की ऑफिशियल वाइफ थी, यानी पहली वाइफ थी, इसलिए दर्शन के फैंस विजय लक्ष्मी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ये वो फैंस थे जो मानते थे कि दर्शन और पवित्रा के बीच जो रिलेशन है वो गलत है, इन्हें रिलेशन में नहीं रहना चाहिए। और इसके कारण वे सोचते हैं ऐसा कि जो पवित्रा है उन्होंने दर्शन की फैमिली को बर्बाद कर दिया। और ये वो समय था जहां पर पवित्रा को बहुत ज्यादा हेट मिलता है सोशल मीडिया में। हेट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पवित्रा अपने अकाउंट को डिसेबल कर देती है, उसके कमेंट सेक्शन को। और यहाँ से इस कहानी में एंट्री होती है रेणुका स्वामी की। कर्नाटका के चित्रदुर्गा में रहने वाला ये 33 साल का एक आदमी जो कि उन्हीं डाई हार्ट फैन में से एक था, जो कि ब्लाइंड सपोर्टर था। वो दर्शन को एकदम भगवान की तरह मानता था, उन्हें पूजा करता था। वो दर्शन की सारी मूवीज को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाता था, एकदम एक डाई हार्ट फैन की तरह, जो कि अपने सुपरस्टार की मूवीज को सेलिब्रेट करते हैं। और जब पवित्रा ने ऑफिशियली अपने रिलेशनशिप का अनाउंसमेंट सोशल मीडिया में किया, तब दर्शन भी उन डाई हार्ट फैंस में था जिसे ये बात बुरी लगी। रेणुका को लगता था कि दर्शन जो कि उसका आइडियल है, सुपरस्टार है, वो यहाँ पर गिल्टी नहीं है, बल्कि गलती पवित्रा की है जो कि अपने उसके सुपरस्टार की लाइफ को बर्बाद कर रही है। अब जैसे कि दर्शन के नॉर्मल फैंस जो कि पवित्रा को काफी ज्यादा हेट दे रहे थे, काफी बुरे बुरे कमेंट कर रहे थे, उनमें से ये भी एक था। ये पवित्रा को कमेंट किया करता था कि कैसे उसे दर्शन से दूर हो जाना चाहिए और उसकी फैमिली को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कई सारे आर्टिकल में बताया गया कि कैसे जून के फर्स्ट वीक में रेणुका स्वामी ने पवित्रा के ऐसे एक पोस्ट में कमेंट किया था और उसे काफी कुछ कहा और कई सारे शब्दों का भी यूज किया। ऐसा करने से पहले रेणुका ने एक फेक आईडी बनाई थी और ये कमेंट पवित्रा तक पहुंच गया। उसने पढ़ लिया और इस कमेंट को देखकर वो एकदम भड़क गई। वो कमेंट के रिप्लाई में लिखती है, टाइम विल आंसर, वेट करो। बेसिकली उसका कहने का मतलब था कि समय तुम्हें जवाब देगा, तुम जरा इंतजार करो और देखो। आखिर वो किस जवाब की बात कर रही थी? यहाँ पर समझ आ रहा था कि कैसे पवित्रा अब काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। रिपोर्ट निकल कर आती है कि कैसे पवित्रा फ्रस्ट्रेट होकर दर्शन के पास जाती है। वो उससे प्रश्न करती है और उसे शिकायत भी करती है कि कैसे लोग उनके रिलेशनशिप के बारे में काफी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। वो उसे उस कमेंट को भी दिखाती है। पवित्रा चाहती थी कि ऐसे लोगों को जवाब दिया जाए। वह दर्शन को बार बार प्रोवोक करती है और अब दर्शन प्रोवोक हो चुका था। दर्शन पवित्रा को कहता है कि वह चिंता ना करे, वो अब कुछ बड़ा कदम उठाएगा। पुलिस से इन्वेस्टिगेशन में बताया जा रहा था कि कैसे दर्शन का एक एम्प्लॉय जिसका नाम पवन था, उन्होंने पवित्रा का एक फेक अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम में। इस फेक अकाउंट के जरिए वह रेणुका स्वामी के साथ चैट करना शुरू कर देता है। रेणुका स्वामी उस फेक अकाउंट को असली मानता है और वह इससे बातचीत करना शुरू कर देता है। वो अब इनके झांसे में आ चुका था और बातों ही बातों में एक मैसेज में जिसमें उसने अपना नाम और एड्रेस उसे बता दिया था। एड्रेस का पता चलते ही दर्शन राघवेंद्र नाम के एक आदमी जो कि उसके फैन क्लब का प्रेसिडेंट है, वो उस आदमी को स्वामी को किडनैप करके बेंगलुरु आने का ऑफर देता है। उसे ऑफर देता है कि अगर वो उसका ये काम करेगा तो वो उसे उसके बदले में 30 लाख रुपए देगा। 8 जून की सुबह चित्रदुर्गा में फार्मेसी जाते समय रास्ते में रेणुका स्वामी को रोक लिया जाता है। उसे कहा जाता है कि दरअसल अब वहाँ उसके सुपरस्टार दर्शन से मिल सकता है। दरअसल ये एक झांसा था रेणुका स्वामी को फंसाने का, अपने झांसे में लेने का। रेणुका स्वामी जो उनके झांसे में आ जाता है क्योंकि वो अपने सुपरस्टार से मिलने वाला था और इंस्टाग्राम में उसकी चैट भी हुई थी और उसने अपना एड्रेस और नाम भी बता दिया था। तो उसे उन लोगों पर भरोसा हो जाता है और वो उनकी कार में बैठ जाता है। वो रेणुका स्वामी को कहते हैं कि देखो यार, तुमने पवित्रा के ऊपर काफी बुरे बुरे कमेंट करे हैं, तो क्यों ना तुम दर्शन से मिल लो और उसे माफी मांग लो अपनी इस गलती के कारण। रेणुका स्वामी इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये जितना आसान लग रहा है और सिंपल लग रहा है ये ऐसा है नहीं। एक सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि कैसे राघवेंद्र और उसके साथियों ने मिलकर स्वामी को आरआर नगर स्थित एक कंपाउंड में लाया और यहाँ पर स्वामी के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में उसने कभी भी नहीं सोचा था। यहाँ पर वे स्वामी को बांध देते हैं, पूरा का पूरा दिन उसे बांध कर रखते हैं और लगातार उसके ऊपर डंडे और बेल्ट से वार करते रहते हैं। ये ऐसा लग रहा था जैसे स्वामी के साथ टॉर्चर किया जा रहा है। फिर शाम हो जाती है और शाम होते ही वहाँ पर आता है दर्शन अपने साथियों के साथ। पर अब समय काफी ज्यादा खराब हो चुका था क्योंकि स्वामी जिसकी हालत अब अधमरी सी हो चुकी थी, लग रहा था कि अब इसे और मारा गया तो इसकी जान चली जाएगी। अब यहाँ पर स्वामी जैसे ही दर्शन को देखता है उसकी आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि उसे यहाँ पर विश्वास था कि शायद दर्शन उसे बचा लेगा। अक्सर हीरो अपने
जिसमें लोग अपने परिवार को बचाते हैं गुंडों से और किसी हद तक चले जाते हैं। अक्सर देखा गया है हीरो कभी नहीं हारते और वे कभी भी बुरा नहीं करते हैं। यही उम्मीद यहाँ पर स्वामी को भी थी। उसे लग रहा था कि उसका सुपरस्टार जो असल में एक सुपरस्टार है वो उसे बचा लेगा। उसने तो कुछ यही सोचा था, पर सच तो कुछ और ही है। रील और रियल लाइफ में जमीन आसमान का अंतर होता है। रील में हम जिसे हीरो देखते हैं वो असल में हीरो भी नहीं होता। यहाँ तक कि वो अपने एक्शन भी खुद नहीं करते, सब कुछ फेक होता है। उनके बॉडी डबल होते हैं, उनके हर एक पर्सनालिटी के डायलॉग होते हैं, वो एक एक्टिंग करते हैं, एक अभिनय। उनके मन में क्या चल रहा है वो ऑडियंस को कभी भी पता नहीं चलता। स्वामी ने जैसा सोचा था वो वैसा नहीं होता, उसका उल्टा ही होता है। दरअसल यहाँ पर स्वामी को बचाने के लिए नहीं बल्कि उन वार को करने के लिए आया था जिसके बाद वो अब कभी नहीं बचता। स्वामी ने जिसे अपना भगवान माना, अपना सुपरस्टार माना, जो उसका एक डाई हार्ट फैन था, जो उसे अंधा सपोर्ट करता था, उसी ने उसे बाद में कुछ ऐसे घाव दिए जिसके बाद उसकी जान नहीं बच पाई। तुम इस बात को कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है स्वामी की तो उसमें बताया जाता है कि कैसे उसकी बॉडी में 15 लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी थी। रेणुका स्वामी की मौत शॉक और हेमरेज के साथ इन सारे इंजरी के कारण हो गई। और यही नहीं, एक शॉकिंग बात जो निकल कर आती है कि जब रेणुका स्वामी को टॉर्चर किया जा रहा था तब वहाँ पर पवित्रा मौजूद थी। रेणुका स्वामी जिसके ऊपर पूरे दिन टॉर्चर किया जाता है, आखिरकार वह कब तक सहता, वह अपना दम तोड़ देता है। हम बात करें रेणुका स्वामी की तो रेणुका की कुछ ही साल पहले शादी हुई थी, यानी वह शादीशुदा था। उसकी एक प्यारा सा परिवार था, उसकी एक पत्नी थी। यही नहीं, थोड़े दिनों बाद वह बाप भी बनने वाला था। जब रेणुका स्वामी गायब हो गया था तब उसकी पत्नी काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वह लगातार अपने पति को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है पर उसका संपर्क नहीं हो पाता। आखिर उस बेचारी को क्या ही खबर थी कि अब वह अपने पति से कभी नहीं मिल पाएगी। उसका वो पति, उसकी शादी 1 ही साल पहले थी, जो एक नवविवाहित जोड़ा था जिसके अपने अरमान थे, अपने सपने थे। उसे क्या पता था कि उसका पति एक षड्यंत्र का शिकार बन जाएगा, जिसे रचने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके पति का सुपरस्टार जिसे वह भगवान मानता है, उसके हाथों ही उसके पति की जान जाएगी। बहरहाल कातिलों की ये गैंग जो कि अगले दिन सुबह 3 बजे स्वामी की डेड बॉडी को नाले में फेंक देती है। ये नाला कामाक्षी पल्लवी का वही नाला था जहाँ पर इसकी डेड बॉडी मिली थी। और इसके बाद डेड बॉडी कैसे एक डिलीवरी बॉय की नजर में आती है, लोगों को पता चलता है और कैसे पुलिस को वो डेड बॉडी मिलती है। फिर वो 3 लोग जो कि गुनाह को कबूल करते हैं और कैसे पुलिस इसके असली कातिल का पता लगाती है, जिसे हमने इस वीडियो की शुरुआत में ही जाना। दरअसल रिपोर्ट निकल कर आती है कि दरअसल जो 3 लोग जो कि अपना जुल्म कबूल करने के लिए गए थे उसे दर्शन ने भेजा था। दर्शन ने इसे सिंपल केस बना दिया, यानी कि जब लोग अपने जुल्म को कबूल कर लेंगे तो केस सिंपल सा हो जाएगा और शायद वो पकड़ा ना जाए। दर्शन ने इन आरोपियों को 5-5 लाख रुपए देने की बात करी कि वे अगर केस को अपने ऊपर लेते हैं तो दर्शन उन्हें 5-5 लाख रुपए देगा। यहाँ पर दर्शन ने सोचा कि वो यहाँ पर बच जाएगा, लेकिन उसके बनाए हुए प्लान में वही फंस गया, क्योंकि शायद वे तीनों आरोपी जो पुलिस स्टेशन ना जाते तो उस डेड बॉडी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि शायद ये लोग पकड़े जाते। लेकिन इन्होंने अपनी स्मार्टनेस दिखाई और केस को काफी ज्यादा सिंपल बना दिया, जो कि एक चमत्कार की तरह था। और मानना पड़ेगा एसपी साहब को, जिन्होंने इस केस को काफी डीपली एनालिसिस किया और अपना दिमाग का यूज करते हुए असली क्रिमिनल को पकड़ा। हालांकि रास्ते पे लगे हुए कुछ सीसीटीवी कैमरास में 2 गाड़ियां और उनकी नंबर प्लेट भी रिकॉर्ड हो गई, जो किसी और की नहीं बल्कि दर्शन की ही थी। और इन्हीं गाड़ी का यूज किया गया था स्वामी की लाश को फेंकने के लिए। यही नहीं, इन गाड़ियों में पुलिस को ब्लड के सैंपल भी मिले थे, यानी कि ये बात पक्की हो चुकी थी। अब यहाँ पर जो ड्राइवर रवि था वो खुद का सरेंडर करता है और सारी वारदात की जानकारी पुलिस को दे देता है। रवि वही आदमी था जो कि वही कार को चला रहा था जिसने स्वामी को अपनी कार में बिठाकर चित्रदुर्गा से उस जगह पर ले गया था जहाँ पर स्वामी को टॉर्चर किया गया था। यही नहीं, पुलिस जब राघवेंद्र की तलाशी लेती है तो उसके पास पुलिस को 30 लाख रुपए मिलते हैं, जो कि दर्शन ने एक काम करने के बदले उसे दिए थे। यही नहीं, वो सारे मैसेजेस जो कि स्वामी को किए गए थे फेक अकाउंट से, वो सारे के सारे पुलिस ने बरामद कर लिया है और उसे एज अ सबूत सिक्योर कर लिया है। हालांकि शुरुआत में इस केस को इग्नोर कर दिया गया था, लेकिन क्योंकि ये जब ये केस हाई प्रोफाइल बन गया तो ये लाइमलाइट में आ गया, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है तो इसमें पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी। लेकिन यहाँ पर सैल्यूट करना चाहिए उन पुलिस ऑफिसर को जिन्होंने निष्पक्षता के साथ इसकी जांच करी और कल्प्रिट को पकड़ा। इस केस को लीड करने वाले एसपी और कमिश्नर के कारण ही हम यहाँ तक पहुंच पाए, वरना ये केस भी रफा दफा हो जाता। हम बात करें प्रेजेंट टाइम की तो कई सारी रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कैसे पवित्रा और दर्शन को मिलाकर पुलिस ने अभी तक 16 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। बताया जा रहा है कि कैसे इस केस को देखते हुए पवित्रा को प्राइम एक्यूज और दर्शन को सेकंड एक्यूज की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। और इसके पीछे कारण यही था कि पवित्रा वो थी जिसे उन कमेंट से काफी ज्यादा दिक्कत थी और उसी ने दर्शन को प्रोवोक किया था, शायद उसी के कारण ही घटना घटित हुई। गाइस, अक्सर सुपरस्टार जो कि अपनी मूवीज में कॉमन मैन को प्रेजेंट करते हैं, हालांकि वो असल लाइफ में कॉमन मैन नहीं होते। वो जो प्रेजेंट करते हैं लोग उन्हें देखते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो उनके ही साथ का आदमी है, वो उनसे रिलेट करते हैं, वो उनसे प्यार करने लगते हैं और इसके बाद वो उन्हें भगवान बना लेते हैं। लेकिन उनके प्यार का बदला उन्हें इस तरीके से मिलता है। उन्हें जो रिटर्न गिफ्ट था वो कुछ इस तरीके से मिला था, एक फैन को जो कि अपने सुपरस्टार को चाहता था एकदम भगवान की तरह। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि हाँ, अगर आप किसी को पसंद करते हैं आप उससे एडमायर होइए, लेकिन उसका डाई हार्ट फैन कभी मत बनिए। इंसान है, इंसान से गलतियां होती है और कभी भी वो 100% सही नहीं हो सकता। आपके लिए आपकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंडिपेंडेंट होने चाहिए, आपके अपने काम। सोशल मीडिया में फाइट करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अक्सर अपने अपने सुपरस्टार के लिए लोग फैन वॉर करते हैं, लेकिन उसका सार कुछ नहीं निकलता। जिस सुपरस्टार के लिए आप फाइट कर रहे हो शायद आप उसके लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते। आप आज अगर अपने टाइम में अपने फ्यूचर में फोकस करेंगे तो आपकी लाइफ अच्छी होगी और तो और आपका माइंड भी फ्री होगा, क्योंकि ये जो सिनारियो होता है फैन वॉर काफी ज्यादा टॉक्सिक हो जाती है, जो कहीं ना कहीं हमारे मेंटल स्टेट को भी इम्पैक्ट डालती है। और हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए जरूरी है कि आप किसी के भी कट्टर फैन न बने या फिर ब्लैंक फैन न बने। आप उनके काम के लिए उन्हें एडमायर जरूर करिए, अगर उनसे अंदर कुछ अच्छा ही है तो आप उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। फिल्म में जैसा दिखाया गया है, जैसा व्यक्तित्व दिखाया गया है, असल में किसी भी सुपरस्टार का वैसा व्यक्तित्व नहीं होता, क्योंकि वे अभिनय करते हैं और वे अभिनय करता इसलिए ही कहलाए जाते हैं। एक काल्पनिक पात्र का वे अभिनय करते हैं, उसके उन गुणों को एडमायर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और हमें प्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये एक अभिनय कर रहे हैं। असल में इनके अंदर वो गुण नहीं है जिसके कारण हम इन्हें पसंद कर रहे हैं या फिर हमने उनकी उस मूवी को पसंद किया है, जो कि हमें समझना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि हकीकत क्या है। गाइस, ये एक ऐसी घटना थी जिसने लोगों को काफी ज्यादा शॉक कर दिया। यहाँ तक कि जब मैंने इसे सुना तो मैं भी एक बहुत ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि गाइस एक फैन ही होते हैं जो किसी सुपरस्टार को बनाते हैं, और असल में किसी सुपरस्टार को तो अपने फैन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिसने उन्हें बनाया है। लेकिन सुपरस्टार क्या इस हद तक जा सकता है? क्या वह एक क्रिटिसिज्म को भी सहन नहीं कर सकता? यानी कि जब लोग तुम्हारी पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, और जब वही लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करें और तुम उन्हें फिर इस तरीके से रिप्लाई दोगे। लोग अगर तुम्हें प्यार करते हैं तो वो उनके पास अधिकार है कि वो तुम्हें हेट भी करें। सो गाइस, ये था एक केस जिससे आप काफी कुछ सीख सकते हो और अपनी लाइफ में कुछ सीख कर आगे बढ़ सकते हो। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गाइस, मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है इसी तरह के कंटेंट को बनाने के लिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।